माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिटरमिन करते करते सुप्रीम कोर्ट खुद मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में बट गया। दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में, जहां आज फ्यू मिनट सीरीज में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे फाइनल आउटकम तो अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक डिवाइड देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के जजेस में। तो हुआ ये कि 7 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है। कहाँ बैठता है? इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देने के लिए, जहां पे 1967 के 5 जजेस के बेंच की जजमेंट को रिवर्स करने की बात की जाती है और 4:3 जज की मेजॉरिटी से ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो 1967 में 1967 में सैयद अजीज़ बाशा केस में हमने जजमेंट सुनाई थी, हम तो नहीं थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस थे, उन्होंने जो ये फैसला सुनाया था जिसमें ये डिक्लेयर किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये फैसला गलत था और हम इस पूरी की पूरी जजमेंट को रिवर्स कर रहे हैं। अब क्योंकि इसमें 4:3 मेजॉरिटी है, इसका मतलब 3 जजेस ने इस फैसले का साथ नहीं दिया होगा और जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और SC शर्मा ने अपना डिसेंट ओपिनियन दिया है। एक और बात याद रखनी है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सैयद अजीज बाशा में कहा गया है वो गलत है या वो ओवरटर्न करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये फाइनल जजमेंट नहीं दी कि क्या AMU एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या नहीं। उन्होंने इतना कहा कि इस मामले के लिए हम रेफर करते हैं उसे एक रेगुलर बेंच को। ये जो बेंच था एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। इसका मतलब कि ये ऐसे मैटर को डिटरमिन करने के लिए बनाया गया था जो किसी संविधान के आर्टिकल और उसकी एप्लीकेशन को, इंप्लीमेंटेशन को इंटरप्रेट करने के लिए काम करता है। अब इसने अपना काम कर दिया है और स्पेसिफिक रेगुलर बेंच अब AMU का माइनॉरिटी स्टेटस बताएगा। लेकिन ये जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फंडामेंटली हमारे संविधान के बेसिक्स पे जाते हैं। सबसे पहले तो MEI यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आखिर होता क्या है? देखिए, आर्टिकल 30 जो है हमारे संविधान का, वो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन ये बताता है कि इनके पास ये अधिकार है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाने का फायदा ये है कि यहाँ पे वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेशन में लगा सकते हैं, साथ ही साथ उन पे कुछ कानून एग्जेम्प्ट हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट की बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे प्रोविजंस इन पे अप्लाई नहीं होते हैं और इनका जो सिलेबस होता है थोड़ा मॉडिफाइड हो सकता है एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो जंग है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्यों शुरू होती है, ये समझाने के लिए मुझे कुछ समय के लिए गायब होना पड़ेगा, इसलिए माफ कीजिएगा, बट स्क्रीन पे नजर बनाई रखिएगा। तो अब क्या होता है कि सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान 1875 में एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते हैं जिसको 1877 में वो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से एस्टैब्लिश करते हैं और ये MAO जो कॉलेज है ये अल्टीमेटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है व्हेन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट टाइम, ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कानून पास करती है और एक तरीके से पार्लियामेंट्री लॉ के तहत इसे कॉलेज बनाया जाता है। यही आर्गुमेंट दिया गया था सैयद अजीज बाशा केस में, जब ये कहा गया था कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लॉ से बना है, कानून से बना है पार्लियामेंट के, उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कहा जा सकता। खैर, आगे इस आर्गुमेंट पे आएंगे। अब क्या होता है कि पार्लियामेंट जब आज़ाद भारत की बनती है तो वो AMU को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करती है और AMU एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स करने लगती है। 1951 में जो AMU एक्ट था उसमें ये लिखा गया कि नॉन मुस्लिम्स भी इसके कोर्ट के मेंबर्स हो सकते हैं। AMU कोर्ट वॉज अ सुप्रीम बॉडी विच एक्चुअली वॉज गवर्निंग AMU, तो डिसीजन मेकिंग जो थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े वो ये कोर्ट लेता था। एक और अमेंडमेंट 1965 में आता है जिसमें AMU की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर्स को बढ़ा दिया जाता है और AMU की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वो पावर्स दे दी जाती है जो यूनिवर्सिटी के कोर्ट के पास थी। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखा जाता है। तो इसका मतलब है कि कुछ इंटरफेरेंस के इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं,
कोर्ट में मामला चला जाता है। कोर्ट में मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसे 1920 में एक एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। इट वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी, ऐसा कह दिया जाता है। 1981 में इस जजमेंट के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार एएमयू एक्ट को अमेंड करती है और उसमें स्पेशली लिख देती है कि हमने ये यूनिवर्सिटी जो है मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट के लिए बनाई थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर देता है। दिस हैपेंस इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। अब जैसे ही ये बात सामने आती है तो लोग चैलेंज कर देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये 50% रिजर्वेशन धर्म के बेसिस पे सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट एमईआई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पे मामला जाता है और वो ये कहता है कि जो 1981 का कानून है और जो 50% रिजर्वेशन है ये दोनों इनवैलिड है, बोथ ऑफ देम आर इनवैलिड। और अल्टीमेटली ये वर्डिक्ट के अपील होते 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 ये 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अब हम अपील नहीं करेंगे इस जजमेंट को। तो होता क्या है, 2006 में जब अपील किया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस जजमेंट को, तब सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो पार्ट टू द अपील। बट 2016 में क्योंकि सरकार बदल जाती है, पार्टी बदल जाती है, वो कहती है कि हम इस अपील का हिस्सा नहीं बनेंगे। इनफैक्ट हम भी यही कहते हैं कि एएमयू इज नॉट अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का बेंच इसे रेफर करता है 7 जज के बेंच को, और 7 जज का बेंच आज की जजमेंट जो हम देख रहे हैं उसे सुनाता है। तो देखा आपने किस प्रकार से ये टाइमलाइन चलती है। मैं वापस आ गया। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट में हम क्या क्वेश्चंस आंसर करना चाहते हैं? हमारे 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या कोई यूनिवर्सिटी जो किसी कानून के तहत बनाई गई है वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का खिताब हासिल कर सकती है? दूसरा, 1967 में सैयद अजीज बाशा की जो जजमेंट थी वो किस हद तक सही है? तीसरा, 1981 में एएमयू एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया था क्या वो सही है या नहीं? एंड आखिर में जब 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि सैयद अजीज बाशा के माइनॉरिटी स्टेटस ना देने की वजह से हम इन्हें 50% रिजर्वेशन अलाउ नहीं कर सकते, ये वाली जजमेंट कहाँ तक सही थी? तो अब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं और वो मिलेंगे हमें जजमेंट से। मेजॉरिटी जजमेंट, तो पहले हम मेजॉरिटी व्यू की बात करेंगे और उसके बाद माइनॉरिटी व्यू की। मेजॉरिटी जजमेंट ये कहती है कि आर्टिकल 30 सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस पे नहीं लगाया जा सकता जो आजादी के बाद बने। आर्टिकल 30 उन इंस्टीट्यूशंस पे भी लागू होगा जो आजादी के पहले प्री इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि प्री इंडिपेंडेंस जो बंदा पैदा हुआ है या जो इंस्टीट्यूशन है उसमें नहीं अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं है। वैसे ही आर्टिकल 30 भी फंडामेंटल राइट है और वो प्री इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस पे भी अप्लाई होगा। ये ऐसा क्यों इसलिए कहा गया क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में ये कहा गया था कि ये तो आज़ादी से पहले का इंस्टीट्यूशन है, आज़ादी के बाद के इंस्टीट्यूशंस को ये अधिकार मिला है दैट दे माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश देयर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बट ऐसा नहीं है। इनकॉर्पोरेशन और एस्टैब्लिशमेंट, इन टर्म्स को समझना होगा, इन टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन मींस कि आपको ये डिटरमिन करना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई थी, जिसके बारे में हम आगे आएंगे। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जब सरकार उसे रजिस्टर करती है, उसे रिकॉग्निशन देती है, उसे किसी प्रकार से लीगल स्टेटस प्रोवाइड करती है। इन दोनों में फर्क है ना, और वो फर्क डिटरमिन करना इंपॉर्टेंट है। मियरली क्योंकि एएमयू या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सरकार या पार्लियामेंट ने कानून के तहत बनाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी ने उसे एस्टैब्लिश नहीं किया था। सो इट इज रिवर्सिंग व्हाट वाज थॉट ऑफ इन सैयद अजीज पाशा। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही फॉर्मल तरीका होगा समझने का। अगर हम हर ऐसे यूनिवर्सिटी जिसको कानून के तहत रिकॉग्निशन मिला है, कानून के तहत उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, हम ये कहने लग जाएं कि उसे माइनॉरिटी कम्युनिटी ने नहीं बनाया। To determine who established the institution, there must be a criteria which I will discuss very soon. ठीक है? So, an education institution is a MEI if it is established by a religious or linguistic minority, but it is not necessary to prove that, number one, it was only if a law was passed to create that university,
दैट इट इज नॉट एन MEI, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कानून पास हुआ है तो भी वो MEI हो सकता है। और दूसरा, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उस एडमिनिस्ट्रेशन में मेजॉरिटी कम्युनिटी या नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी मेंबर हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। सो टू डिटरमिन वेदर एन इंस्टीट्यूशन इज अ MEI, 2 टेस्ट आपको करने पड़ेंगे या डबल टेस्ट आपको करना पड़ेगा। डबल टेस्ट क्या है? डबल टेस्ट है टेस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नंबर 1, टेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 2। अभी हम मेजॉरिटी व्यू देख रहे हैं जो 4 जजेस ने दिया है। टेस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, इस इंस्टीट्यूशन को या जिस भी इंस्टीट्यूशन की बात हो रही हो उसे बनाने का ओरिजिन या जेनेसिस या आइडिया कैसे बना, उसका क्या पर्पस था और उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। ये जानने के लिए आपको बहुत सारे सोर्स मटेरियल की जरूरत होगी। लेटर्स, कम्युनिकेशंस, कॉरेस्पॉन्डेंस विद अदर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, गवर्नमेंट के पास गए एप्लीकेशंस, इनके जरिए आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि उस इंस्टीट्यूशन का ओरिजिनल आइडिया किसका था। अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर का था देन इट इज अ टिक, इट्स अ प्लस साइन इन फेवर ऑफ MEI। दूसरा, उस इंस्टीट्यूशन को बनाने का पर्पस क्या था। पर्पस शुड बी प्रिडोमिनेंटली फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। इट डज नॉट मीन दैट इफ इट इज बेनिफिटिंग नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी तो आप उसका स्टेटस छीन लोगे, नहीं। प्रीडोमिनेंटली वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए बना हो लेकिन उसमें बाकी कम्युनिटी के मेंबर भी एडमिशन लेते हो, पढ़ते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये MEI तब भी हो सकता है। स्टेप नंबर 3, हाउ दिस आइडिया वाज इम्प्लीमेंटेड। जब वो इंस्टीट्यूशन बनाया तो उसकी फंडिंग कहां से आई, उसकी जमीन कहां से आई, कितने लोगों ने डोनेट किया, क्या वो डोनर्स जो थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, परमिशन लेने के लिए कौन गया, कंस्ट्रक्शन को किसने हैंडल किया, सारी चीजें देखोगे। और अगर आपको ये लगेगा कि प्रिडोमिनेंटली माइनॉरिटी कम्युनिटी इसके अंदर इन्वॉल्व थी तो ये साबित हो जाएगा कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश किया था। इसका मतलब MEI के टेस्ट में एक टेस्ट यहां पास हो जाएगा। फिर आप ये टेस्ट करोगे दूसरा, दैट इज टेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसका माइनॉरिटी कम्युनिटी हैंडलिंग नहीं भी करता है तो भी आपको यह देखना पड़ेगा कि ये क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी ने अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी को इंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 मेंबर का बोर्ड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन करता है, उस 10 में से 4 मेंबर नॉन माइनॉरिटी है, दैट इज नॉट एविडेंस इनफ टू से कि ये MEI नहीं है। अगर वो 4 मेंबर का पॉलिसी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने खुद डिसाइड की थी, एस्टैब्लिश करते वक्त उसे डिसाइड किया था और एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया था, तो इसका मतलब कि वो तब भी MEI है। It was not compelled, but it was by choice that they decided to include non-minorities. कोर्ट ये भी देख सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी का कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितनी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है, और अल्टीमेटली इफ द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट सीम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई इसको MEI बुलाना सही नहीं। बट ऐसे सिर्फ ये के देख के कह देना कि भाई पार्लियामेंट ने कानून पास किया था तो अब ये माइनॉरिटी ने नहीं, ये तो पार्लियामेंट ने बनाया था इंस्टीट्यूशन, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा मेजॉरिटी व्यू कहता है। बिफोर आई मूव टू द माइनॉरिटी व्यू, एक छोटा सा रिमाइंडर हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्रैश कोर्स का जो जल्द शुरू होने वाला है। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव कवरेज के साथ साथ करंट अफेयर्स, स्टैटिक कंटेंट, फुल एंड टेस्ट और मेंटरशिप मिलने वाली है, तो आप इसे अवेल जरूर कर सकते हैं हमारे नंबर पे संपर्क करके। लेकिन इस जजमेंट में ना माइनॉरिटी व्यू भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो अभी तक हमने मेजॉरिटी व्यू में क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर दें। नंबर 1, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का टैग उन इंस्टीट्यूशंस पे भी लग सकता है जो प्री इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश हुए थे, ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई हो सकता है। नंबर 2, हमने ये देखा कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर किसी स्टैट्यूट या लॉ के द्वारा बना है तो ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि वो लॉ के द्वारा बना है इसलिए वो MEI नहीं हो सकता है। एंड वी कैन नॉट से दैट बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इट वाज नॉट MEI।
है ना, इट वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटीज, ऐसा नहीं कह सकते जो 1967 में अजीज पाशा में कहा था। थर्ड थिंग दैट वी लर्नड इज दैट आपको 2 टेस्ट या डबल टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड टेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टू फाइंड आउट वेदर एन इंस्टीट्यूशन इज MEI और नॉट। एस्टैब्लिशमेंट के टेस्ट में 3 स्टेप हैं। आइडिया किसको आया, आइडिया के लिए एफर्ट्स किसने किए, और आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे किया गया। इन तीनों में आपको अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट दिखती है तो एस्टैब्लिशमेंट माइनॉरिटीज ने की थी। एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको अगर नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी भी मिलती है तो भी कोई बात नहीं, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी ने उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर अलाउ किया हुआ है नॉन माइनॉरिटीज को तो बढ़िया है, अच्छी बात है, उनकी चॉइस से अगर हो रहा है तो वो MEI है। अब हम देखते हैं कि माइनॉरिटी व्यू ने क्या कहा, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट की माइनॉरिटी ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जो डिसेंट कर रहे थे उनका यह मानना था कि सबसे पहले तो 1981 में जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के बेंच ने 1967 की जजमेंट को रेफर किया एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, तो वो गलत था, क्योंकि एक छोटा बेंच 2 जज का बेंच 5 जज के जजमेंट को आगे रेफर नहीं कर सकता है। दिस इज अगेंस्ट व्हाट यू कॉल द जुडिशियल प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जस्टिस सूर्यकांत क्या कहते हैं इसमें, जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि आपको सैयद अजीज पाशा को कंप्लीटली ओवरटर्न करने की जरूरत नहीं थी, मतलब वो जजमेंट को पूरी तरह ओवरटर्न करने का कोई सेंस नहीं बनता है, आप सिर्फ इतना क्लैरिफिकेशन दे सकते थे। क्लैरिफिकेशन क्या दे सकते थे कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पर्टिकुलर कानून से बनाई गई, लॉ से बनाई गई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसको आप माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं बुलाएंगे, ऐसा गलत है ना। सो नॉट कॉलिंग सम इंस्टीट्यूशन अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जस्ट बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, दैट इज रॉन्ग। लेकिन पूरी जजमेंट को कैंसिल करने, रिवर्स करने की जरूरत नहीं थी, और AMU का माइनॉरिटी स्टेटस जो डिटरमिन करना है उसके लिए कोई गाइडलाइंस देने की भी आपको जरूरत नहीं थी, ऐसा जस्टिस सूर्यकांत का कहना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो गाइडलाइंस आप दे रहे हो, ये गाइडलाइंस की जगह आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि डिटरमिनिंग द पर्टिकुलर इंस्टेंस कि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन स्पेसिफिक केसेस, तो ये गाइडलाइंस से आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। जस्टिस दत्ता एक लौते ऐसे जज थे जिन्होंने कहा कि वो जजमेंट सही थी, मतलब 1967 वाली जजमेंट सही थी, AMU इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, है ना, ये गलत था, और जजमेंट वो सही थी। एंड जस्टिस SC शर्मा कहते हैं कि minority community should be controlling the administration without any help of outside forces। उनका ये कहना है कि minority को डिटरमिन करने के लिए, MEI डिटरमिन करने के लिए हमें ये डिटरमिन करना जरूरी है कि सभी जो कंट्रोल है, पूरा का पूरा कंट्रोल है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास है, और इट शुड ऑल्सो गिव द ऑप्शन ऑफ सेक्युलर एजुकेशन इन इट्स इंस्टीट्यूशन। एस्टैब्लिश्ड और एडमिनिस्टर्ड जो शब्द है वो बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को क्लेम करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को यह दिखाना होगा कि सिर्फ उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को बनाया है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखाना होगा कि सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के कंट्रोल में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी अथॉरिटी है, विच इज अगेंस्ट व्हाट द मेजॉरिटी सेड। मेजॉरिटी ने कहा कि अगर बाकियों की हेल्प से आपने एस्टैब्लिश किया है तो वेल एंड गुड। तो यहां पे एक चीज जरूर नजर आती है कि जो हम फाइनल जजमेंट ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला है, लेकिन जो फाउंडेशन रखा गया है इट इज इन फेवर of AMU being considered as a minority education institution, although there is no final judgment by Supreme Court कि ये status अभी उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब रेगुलर बेंच बनेगा वो अपनी जजमेंट सुनाएगा तो हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। आई होप इस जजमेंट के नुआंसेस आपको समझ आए होंगे, और अब आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है इन पर्टिकुलर चीज़ों को समझने के बाद कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी व्यू में किसका व्यू आपको ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।